जी दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ उमरकोट में। आज मैं विजिट करवाऊंगा आपको उमरकोट किले का। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हुए उमरकोट आते हैं, तो हैदराबाद से उमरकोट तकरीबन 150 किलोमीटर और कराची से तकरीबन 310 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। उमरकोट के मेन बस स्टैंड से तकरीबन 5 से 7 मिनट की पैदल मुसाफत पर उमरकोट किला वाक़या है। आप बस स्टैंड से उतरकर किसी से भी पूछ सकते हैं कि उमरकोट किला कहाँ है। उमरकोट हिंदू अक्सरियती आबादी का शहर है। यहाँ तकरीबन 55% हिंदू आबाद हैं और 45% आबादी मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है। उमरकोट शहर सिंध के बड़े शहरों में से एक है। यहाँ के ज्यादातर लोगों का गुजर बसर ज़राअत के साथ जुड़ा हुआ है। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ किले की। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ किला की मेन एंट्रेंस पर। ये किला अपनी तारीखी अहमियत और फन तामीर के लिहाज से मशहूर है। उमरकोट किला का नाम उमर सोमरो के नाम पर रखा गया, जो सोमरो खानदान का एक मशहूर हुक्मरान था। उमरकोट किला की तामीर का आगाज 11वीं सदी में हुआ और इस किला को उमर सोमरो ने तामीर करवाया, जो उस वक्त इस इलाके का हुक्मरान था। बाद में मुगल बादशाह अकबर आजम ने इस किले को अपने दौर में दोबारा तामीर करवाया। मुगल दौर में यह किला एक अहम फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल होता था। मुगल बादशाह अकबर आजम की पैदाइश उमरकोट किला में हुई थी। अकबर, जो मुगलिया दौर का तीसरा बादशाह था, 11 अक्टूबर 1542 को इस किला में पैदा हुआ। उस वक्त उमर के वालिद मुगल बादशाह हुमायूं अपने दुश्मन शेर शाह सूरी से जंगों में मसरूफ थे और हुमायूं को शिकस्त के बाद फरार होना पड़ा। हुमायूं की बीवी हमीदा बानो बेगम ने उमरकोट किला में पनाह ली, जहां अकबर की पैदाइश हुई। अकबर आजम बाद में मुगलिया सल्तनत का सबसे अजीम हुक्मरान बना और इसने हिंदुस्तान में एक वसी और मजबूत सल्तनत कायम की। उमरकोट किला की तारीखी अहमियत अकबर आजम की पैदाइश की वजह से भी बढ़ जाती है। उमरकोट किला की तामीर में ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। किला की दीवारें मजबूत और बुलंद हैं, जो उस वक्त के दफाई तकाज़ों को पूरा करती थी। किला के अंदर कई इमारतें, महल्लात और दीगर दफाई ढांचे मौजूद थे, जो कि अब मौजूद नहीं है। उमरकोट किला न सिर्फ एक तारीखी इमारत है, बल्कि ये सिंध की सकाफत और तारीख का एक अहम हिस्सा है। ये किला सयाहों के लिए एक अहम मुकाम है और इसे देखने के लिए हर साल हजारों सयाह यहाँ आते हैं। आजकल उमरकोट किला के कुछ हिस्से खराब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये किला अपनी शान शौकत के साथ खड़ा है और हुकूमत पाकिस्तान और महकमा आसार कदीमा इस किला की बहाली और देखभाल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आइए आपको अब सुनवाते हैं यहाँ की साउंड। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि हमें अपनी आवाज सुनाएंगे।
छेल बमरियो मासा दरियो जावे खाना पूछाऊं छेल बमरिया एकली खाना पूछाऊं छेल बमरिया एकली जागोड़ो बटारू माना जाने मान देखले ओ जतोड़ा बटारू माला जाने मान देखले खड़ी नीम के नीचे मन लगिया मौला में को तेरिया सुन ले मेरा सवाल दे से बड़ेला सुन ले मेरा सवाल दे से बड़ेला मैं तो तेरिया दामन लगिया मौला में तो तेरिया सुन ले मेरा सवाल से बनेला अब तो दिन बहार से बनेला मैं तो तेरिया दामन लगिया मौला में तो तेरिया बर देता जा साकी मस्त में का बर देता जा साकी मस्त मकाम बर देता जाम साकी मस्त मुकाम बर देता जाम मस्त मुकाम दामन दे लजपाल से बड़ेला दामन दे लजपाल से बड़ेला मैं तो तेरिया दामन लगिया मौला में तो तेरिया सुन वे मेरा सवाल वे कलंदर लाल अब तो जन्म हाल से बनेला मैं तो तेरिया जी दोस्तों, क्योंकि उमरकोट किला एक जंगी और दिफाई किला था, इसलिए इस सारे सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए इसको डिजाइन किया गया। ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, ये इस किले के दिफा का मेन मरकज था और इस पर काफी सारी तोपें नस्ब हैं। आइए आपको लिए चलते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये प्लेटफॉर्म जिसके दरमियान में आपको एक पोल नजर आ रहा है, ये एक दिफाई प्लेटफॉर्म ही नहीं था, ये एक फांसी घाट के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि राणा रतन सिंह, जो कि राजपूतों के सोदा जैली कबीले से तल्लुक रखते थे, उमरकोट में मौरसी जमीन के मालिक थे। रतन सिंह ने 1847 में उमरकोट किले के अंग्रेज मुकर्रर करता गवर्नर सैयद मोहम्मद अली को इलाके में लगाए गए टैक्स पर एहतजाज के दौरान कत्ल कर दिया। इस पर मुकदमा चलाया गया और उसे अंग्रेजों ने कत्ल और गद्दारी के जुर्म में सजा सुनाई। राणा रतन सिंह को उमरकोट किले में इस पोल पर फांसी दे दी गई। अपनी तारीखी हैसियत की वजह से ये पोल आज भी इस जगह पर मौजूद है और राणा रतन सिंह की फांसी घाट की याद दिलाता है। इस किले की सबसे अहम चीज वो इस किले का दफाई निजाम था। आप देख सकते हैं ये तोपें इस किले के दफाई निजाम के लिए नस्ब की गई। ये तोपें इस प्लेटफॉर्म पर इस वजह से नस्ब है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म किले की बुलंद फसीलों की वजह से बाहर से नजर नहीं आता था और यहाँ से चारों तरफ फेंके जाने वाले गोले किले के चारों तरफ से हमला आवरों को इस किले तक रसाई को नामुमकिन बना देते थे। सहराई इलाका होने की वजह से भी हमला आवरों का अपने दफा के लिए इक़दाम करना तकरीबन नामुमकिन था। इसी वजह से ये किला ताकत का मरकज तस्वर किया जाता था। इस प्लेटफॉर्म से आपको इस किले के मुकम्मल व्यू के साथ साथ किले के इर्द गिर्द फैले उमरकोट शहर का नजारा भी करना इंतहाई आसान है।
इस किले पर मुख्तलिफ अतवार में मुख्तलिफ खानदानों की हुकूमत रही, जिनमें काबिल जिक्र उमर सुमरो पहला बादशाह जिसने ये किला तामीर करवाया। उसके बाद मुगलों ने इस पर अपना राज कायम किया और मुगलों के बाद राजपूत सूदा हुक्मरान आए। राजपूतों से ये कलहोड़ा हुक्मरानों के कब्जे में आया। कलहोड़ा से इसका कब्जा टालपुरों ने हासिल कर लिया और उसके बाद इस पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया। ये किला इस वजह से भी इनफरादियत रखता है क्योंकि ये एक सहरा के अंदर मौजूद है। आइए अब हम आपको इसके दूसरे पार्ट्स दिखाते हैं, जिनमें यहाँ पर मौजूद थर म्यूजियम और बाकी तामीरात हैं। इस साइड पे अगर देखें तो ये सामने एक गेट नजर आ रहा है, पीछे एंड पे ये गेट नंबर 2 है इसका, जहाँ से एंटर होने के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं। मेन गेट से मैं एंटर होके यहाँ पर आया, ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर मेंशन्ड है। और यहीं पर जो है वो म्यूजियम मौजूद है। हिज एक्सीलेंसी वाटसन 1894 की खबर भी यहाँ पर मौजूद है। जी, मैं मौजूद हूँ अभी थर म्यूजियम के गेट पर। आइए एंट्री टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं म्यूजियम। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। गेट से गुजरने के बाद गेट के बिल्कुल साथ आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी दो तोपें पड़ी हैं और साथ में कुछ गोले पड़े हैं, जो कि इन तोपों के तो नहीं है लेकिन मौजूद हैं यहाँ पर। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ म्यूजियम के अंदर और दिखाता हूँ यहाँ पर इंतहाई इंटरेस्टिंग और खूबसूरत चीजें। म्यूजियम से अंदर दाखिल होते ही आपके राइट साइड पर आपको ये पेंटिंग खूबसूरत सी नजर आती है, जो कि थर की खूबसूरती वाज़े करती है। उसके बाद ये है मुगलिया दौर का मैप, जिसमें आप पूरी मुगल एम्पायर देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ खतूत और चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। और उसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है ये शाही फरमान। ये शाही फरमान इस तरह से इशू किया जाता था और उस पर बादशाह की नस्ब की जाती थी। इस शाही फरमान के बाद मैं आपको इस किले के बनाने वाले उमर सोमरो से मिलवाता हूँ। उमर सोमरो इस किले के सबसे पहले हुक्मरान थे, जिसने ये किला तामीर करवाया। उमर मारवी की दास्तान जो कि बहुत मशहूर है, ये सब उसके करदार हैं। बादशाह उमर मारवी से इसका हाथ मांग रहा है। दरमियान में एक बांदी जेवरात और लिबास लिए खड़ी है, जबकि मारवी जमीन पर बैठी इल्तिजा कर रही है बादशाह से कि वो उसको छोड़ दे। वो वापस अपने गांव मलीर जाना चाहती है, अपने रिश्तेदार मंगेतर खेत के पास। इसका गांव और इसका मंगेतर इसकी कुल कायनात है और वो वहां पर हंसी खुशी थर में अपने घर जाना चाहती है। ये उमर मारवी की दास्तान का मेन लुबे लबाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट गैलरी में, डायरामा एंड कस्ट्यूम गैलरी। गैलरी में थर वासियों को ट्रेडिशनल तरीके से काम करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर लोहार और उसकी बीवी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। बीवी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है आग जलाने में और आग का प्रेशर और हीट मेंटेन करने में, जबकि लोहार जो है वो उससे औजार और बहुत सी चीजें बनाकर अपना काम पूरा कर रहा है। नेक्स्ट गैलरी में चलते हैं जी। नेक्स्ट गैलरी में यहाँ पर आपको एक कुम्हार नजर आ रहा है और उसका बेटा और उसकी बीवी नजर आ रहे हैं। कुम्हार बर्तन बनाने में मसरूफ है।
कुम्हार बर्तन बनाकर अपनी बीवी के हवाले करता है। वो बर्तनों को नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, सुखाने के लिए आगे लेकर जाती है और फिर बेटा भी अपने बाप को हेल्प आउट कर रहा है। ये ट्रेडिशनल थर कल्चर है। नेक्स्ट चलते हैं जी। इससे नेक्स्ट गैलरी में आपको एक तरखान, जिसको थर में वाडा भी कहा जाता है, काम करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लकड़ी से चारपाई का पाया बना रहा है। और इसके बैकग्राउंड में आपको थर स्टाइल का बना हुआ बेड और बहुत सी चीजें इसके इर्द गिर्द नजर आ रही हैं। जी नेक्स्ट ब्लॉक में आपको थर के एक घर का मंजर नुमाया है, जहां दो औरतें घर का काम करने में मसरूफ हैं। एक औरत आटा चक्की चलाकर आटा पीस रही है, जबकि दूसरी औरत दूध खरगोले लगकर लस्सी और मक्खन बनाने में मसरूफ है। और यहाँ पे थर स्टाइल का घर आपको दिखाया गया है, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। नेक्स्ट यहाँ आप एक जोगी को देख सकते हैं, जो कि एक कोबरा का तमाशा दिखा रहा है। और इसके बैकग्राउंड में आपको सहराए थर की मंजरकशी की गई है। सहरा में आप हूँ और सांप न हूँ, ये नामुमकिन है। मुख्तलिफ ट्रेडिशनल ड्रेसेस का एरिया है। अब थर्ड ड्रेस, उसके बाद बलोची ड्रेस है। बलोची ड्रेस इंतहाई खूबसूरत, बहुत ज्यादा कढ़ाई वाला होता है। उसके बाद साड़ी है। सोमरा लिबास है। खरी ड्रेस है। मुख्तलिफ कॉइन्स आ गए हर पीरियड के। सिंधी ज्वेलरी का पोर्शन आ गया यहाँ पर। मुख्तलिफ ज्वेलरी, ब्रेसलेट्स वगैरह और बाकी चीजें आप देख सकते हैं। चंदन हार मौजूद है यहाँ पर। ये लोग उस दौर में भी इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। ज्वेलरी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता था। ज्यादातर सिल्वर की ज्वेलरी उस दौर में यूज की जाती थी। गोल्ड इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता था। सिल्वर का बहुत ज्यादा रिवाज था। अब ये बहुत सारी चीजें जो मकामी इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं, वो यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है। जंगी साजो सामान यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जखें, तलवारें, ढाल, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए नजर आएगा। ये सारा पोर्शन जो है वो जंगी सामान का है। उसके बाद जी अब यहाँ पर मुजस्समे शुरू हो गए हैं। ये पोर्शन सारा मुजस्समों का है।
उसके बाद जी ये गन्स का एरिया आ गया है, यहाँ पर आप उस दौर में यूज होने वाली मुख्तलिफ गन्स आपको नजर आ रही है। एक बार फिर कुछ मुजस्समे और मुख्तलिफ चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ये कृष्णा का मुजस्समा है, मेल फीमेल। कुछ राइटिंग है उस दौर, लेडी होल्डिंग ए चाइल्ड। महावीर, ये भी महावीर। हॉर्स हेड, ये उस दौर का सिंध का मैप है। उस वक्त सिंध ऐसे जो है वो फैला हुआ था। जी म्यूजियम से निकलकर अब हम इसकी बाउंड्री वॉल पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी किले आपने देखे होंगे सबकी वॉल्स बहुत ज्यादा चौड़ी थी। इन पर बाया वक्त अफवाज अपना पहरा देती थी और यहाँ से भी बाकायदा तौर पर जंगें लड़ी जाती थी। ये आप छोटे छोटे होल देख रहे हैं, ये होल बेसिकली यहाँ से नीचे ऑयल फेंकने के लिए या गर्म पानी फेंकने के लिए इस्तेमाल होते थे। अब हम बैक साइड वाले पहले कॉर्नर पर आ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं कि हम कॉर्नर पर पहुंच चुके हैं। ये वॉल्स जो कि मल्टीपर्पज इस्तेमाल था इनका, ये मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज होती थी। ये आप देख रहे हैं वही प्लेटफॉर्म जिस पर तोपे नस्ब हैं। ये आपको तकरीबन किले के दरमियान में नजर आ रहा है। ये है जी कुआं, खूह या वेल, क्योंकि किले में पानी की जरूरत तो डेफिनेटली थी और पानी की जरूरियात पूरा करने के लिए इसमें यहाँ पर कुआं तामीर किया गया था, जो कि आप देख रहे हैं। अब हम चलते हैं जी आगे गेट नंबर 2 की तरफ, और इसका दूसरा कॉर्नर भी इस किले का हम उसके पास पहुंचते हैं। ये गेट नंबर 2 आपको नजर आ रहा है और उसके साथ ही आपको सीढ़ियां उस पोर्शन के ऊपर जाती हुई नजर आ रही हैं। ये बाद में की जाने वाली कुछ तामीरात आप इसमें देख रहे हैं। डेफिनेटली जरूरत के मुताबिक तामीरात की गई हैं। अब हम तीसरे कोने की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से आपको शिव मंदिर नजर आ रहा है, क्योंकि मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं की आबादी यहाँ पर थी और मुसलमान हुक्मरान हमेशा मंदिरों का ख्याल जरूर रखते थे। ये बिल्कुल पास शिव मंदिर मौजूद है किले के बिल्कुल पास, जो कि यहाँ का मेन मंदिर भी है। ये भी आपको बाद में दिखाएंगे। ये रास्ता मेन गेट की तरफ जाता है। एक आप मस्जिद देख रहे हैं और इसके साथ कुछ डिमोलिश हुआ एरिया है। ये गारंटेड बात है कि ये जगह जो है और ये एरिया ये उस टाइम का है, क्योंकि यहाँ पर कुछ उसकी बाकियात नजर आ रही हैं, ईंटें नजर आ रही हैं। इसके अलावा तो इस किले की चार दीवारी और बाउंड्री के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि यहाँ पर ओरिजिनल हालत में मौजूद है। बाकी सारी चीजें जो है वो इसमें जितनी भी कंस्ट्रक्शंस आप देख रहे हैं ये सारी की सारी बाद में की गई हैं। जी हम वापस पहुंच चुके हैं मेन गेट पर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को और चैनल को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।